पहले बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारी क्लासेस चल रही है 500 महत्व प्रश्न की, तो आज हमारी इसकी जो क्लास है वो पार्ट 9 है, यानी कि 9वीं क्लास हम देखेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि जितने बच्चे भी नहीं आए हैं वो भी आ जाएं, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है, ओके। और इसके साथ साथ बेटा, आपकी पीछे की जितनी भी क्लासेस है जो आपने नहीं पढ़ी अभी, नहीं देखी अभी, तो आप जाके इसी चैनल पे देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये 500 कर लेते हैं, 500 क्वेश्चन अगर ये कर लेते हैं तो बहुत ही महत्व रखता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, चलिए तो क्लास को देरी ना करते हुए सीधे डायरेक्ट चलते हैं क्लास की ओर। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक जैव खाद नहीं है? इनमें से कौन एक जैव खाद नहीं है? ओजोबैक्टर नहीं है, बैसिलस यूरी, ठीक है, यूरिनजेसिस नहीं है, क्लास्ट्रिडियम नहीं है, या अजोला नहीं है। ओजोला भी कहते हैं, अजोला या ओजोला। ठीक है, तो इनमें से कौन एक जैव खाद नहीं है? बताइए बेटा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, इसमें से राइट आंसर क्या होगा? इन सभी में से आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो बताइए इसमें से राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? बैसिलस यूरिथेंजिसिस। ठीक है, बैसिलस यूरिथेंजिसिस। तो इसमें का करेक्ट आंसर जो होगा, ठीक है, जो राइट आंसर क्या है भाई? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैसिलस। ठीक है, बैसिलस यूरिथेंजिस। ठीक, नेक्स्ट, स्पाइरुलिना, ठीक है, स्पाइरुलिना किसका प्रचुर स्रोत है? स्पाइरुलिना किसका प्रचुर स्रोत है? प्रोटीन का है, विटामिन का है, खनिज का है, या इन सभी का है? तो बताइए, ये जो स्पाइरुलिना है ये किसका प्रचुर स्रोत है? ये किसका प्रचुर स्रोत है भाई? प्रोटीन का, विटामिन का, खनिज का, या इन सभी का? यानी कि प्रोटीन का भी है, विटामिन का भी है और खनिज का भी है। तो बताइए ये किसका है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो बेटा यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोटीन होगा। क्या होगा? प्रोटीन। की स्पाइरुलिना किसका प्रचुर स्रोत है? तो ये जो स्पाइरुलिना है ये प्रोटीन का प्रचुर स्रोत है। क्या है? प्रोटीन का प्रचुर स्रोत है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक कुकुट रोग है? निम्न में से कौन सा एक कुकुट रोग है? संपट है, हैजा है, ए और बी दोनों है, या टाइफाइड है? बताइए, निम्न में से कौन सा एक कुकुट रोग है? संपट है, हैजा है, ए एवं बी है, ठीक है, ए एवं बी बहुत है, नहीं कि पहला दूसरा दोनों है, या टाइफाइड है? तो बताइए थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा? कुकुट रोग। निम्न में से कौन सा एक कुकुट रोग है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा भाई? बी, है ना, कि निम्न में से कौन सा कुकुट रोग नहीं है इसमें। ठीक है, कुकुट रोग है ना, निम्न में से कौन सा कुकुट रोग है? तो बड़ा ये निम्न में से जो कुकुट रोग है वो आपके जो कुकुट रोग होते हैं वो होते हैं हैजा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि हैजा। ठीक, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि हैजा होते हैं। ठीक, अगला, गोल्डन या सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन या जो सुनहरा धान है उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B12 या विटामिन ए, विटामिन डी या सी? तो बताइए, गोल्डन या जो सुनहरा धान होता है इनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B12 पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी? तो बताइए चौथे का आंसर क्या होगा? कौन सा पाया जाता है? चौथे का राइट आंसर क्या होगा? बताइए बताइए, सभी बच्चे बताइए क्वेश्चन नंबर चौथे का। तो आप सभी का जो बेटा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? बी होगा, कि गोल्डन या सुनहरा जो धान होता है उनमें विटामिन बी पाई जाती, सॉरी विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक, इनमें से कौन सी मछली मेजर कार्प नहीं है?
इनमें से कौन सी ऐसी मछली है जो मेजर कार्प नहीं है? रोहू नहीं है, कतला नहीं है, नैनी नहीं है, मंगूर नहीं है। बताइए इनमें से कौन सी एक ऐसी मछली है जो कि मेजर कार्प नहीं है? क्या नहीं है? मेजर कार्प नहीं है। रोहू, कतला, नैनी, मंगूर। बताइए रोहू नहीं है, कतला नहीं है, नैनी नहीं है या मंगूर नहीं है। तो निम्न में से कौन सी मछली मेजर कार्प नहीं है? तो पांचवे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? सी, यानी कि जो नैनी है ये नैनी क्या है? मेजर कार्प नहीं है। बाकी चाहे रोहू हो, चाहे कतला है, चाहे मंगूर है, ये क्या है? मेजर कार्प है। ठीक है, क्या है? मेजर कार्प है। नैनी को छोड़ के सारी क्या है? मेजर कार्प है। तो निम्न में से कौन सी ऐसी मछली है जो मेजर कार्प नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला, अंगुलिकाएं किस जीव से संबंधित होता है? अंगुलिकाएं किस जीव से संबंधित होता है? मुर्गी से, मधुमक्खी से, मछली से, रेशम कीट से। तो बताइए अंगुलिकाएं किस जीव से संबंधित होता है? ये मुर्गी से है, मधुमक्खी से है, मछली से है, रेशम कीट से है। तो ये किससे संबंधित है? छठे का आंसर क्या होगा भाई? छठे का। अंगुलिकाएं किस जीव से संबंधित होता है? तो जो अंगुलिकाएं होती है ये मछली से संबंधित होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये मछली से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होंगे? ये मछली से संबंधित होते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सोनालिका और कल्याण सोना किसकी किस्म है? निम्नलिखित में से सोनालिका और जो कल्याण सोना है ये किसकी किस्म है? धान की है, गेहूं की है, मक्का की है, मटर की है। बताइए ये धान की है या गेहूं की है या मक्का की है या मटर की है? तो निम्नलिखित में से सोनालिका और कल्याण सोना किसकी किस्म है? धान की, गेहूं की, मक्का की, मटर की। तो बताइए सातवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सातवें का, सभी बच्चे बताइए सातवें का करेक्ट आंसर बताइए। सातवें का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर सातवें का सभी बच्चे राइट आंसर बताओ कि करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो निम्नलिखित में से सोनालिका और कल्याण सोना किसकी किस्म है? धान की है, गेहूं की है, मक्का की है, मटर की है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कि गेहूं की है। ये जो सोनालिका है या कल्याण सोना है ये गेहूं की किस्म होती है। किसकी होगी? सोनालिका हो गया और कल्याण सोना हो गया। ये दोनों जो किस्में होती हैं ये दोनों किस्में गेहूं की होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला, निम्न में से कौन सा अधिकतम पोषक है? इनमें से अधिकतम पोषक है ना भाई, न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स इसको बोलते हैं। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा अधिकतम पोषक है? गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, मटर है। तो इन सभी में से अधिकतम पोषक कौन है ना? अधिकतम पोषक का मतलब समझते, बहुत ज्यादा उसमें पोषक पदार्थ हो। गेहूं में है, मक्का में है, बाजरा में है, मटर में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कि किसमें होता है? मटर में होता है। किसमें होगा? मटर में होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्न में कौन मुर्गियों की बीमारी नहीं है? निम्न में कौन एक मुर्गियों की बीमारी नहीं? देखो चाहे कोई भी जीव हो, एक छोटा से छोटा जीव है या एक बड़ा से बड़ा जीव है, सब में बीमारियां होती हैं। ठीक, एक छोटा से छोटा जीव है और एक बड़ा से बड़ा जीव है, इन दोनों जीवों में बीमारियां पाई जाती हैं, कोई भी जीव हो। तो निम्न में से कौन मुर्गियों की बीमारी नहीं है भाई? रानीखेत नहीं है, हैजा नहीं है, समट नहीं है, बर्ड फ्लू नहीं है। तो बताइए नौवीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नौवीं का कि निम्न में से कौन मुर्गियों की बीमारी नहीं है? रानीखेत, हैजा, संपट, बर्ड फ्लू, यानी ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो बेटा नौवीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो होगा वो सही होगा कि ये जो संपट है ना, ये जो संपट है ये मुर्गियों की बीमारी नहीं होती है ना। ये जो संपट होगी ये मुर्गी की बीमारी नहीं होती है। ठीक है, किसकी बीमारी नहीं होगी? ये जो मुर्गियां होती हैं इन मुर्गियों की बीमारी नहीं होती। ठीक है, तो
आप सभी को एक खुशखबरी सुना दो भाई, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा। कुछ ऐसे बच्चे भाई, आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर से पास होना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रीजन था आपके पास। अब वो आपका रीजन कुछ भी रहा हो, पहला रीजन रहा हो या तो आपकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम रही हो, है ना, या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही हो, कुछ भी रहा हो, या आपकी लापरवाही रही हो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम रही हो, जो भी दिक्कत है, लेकिन आपका बोर्ड एग्जाम पास आ गया है, आपको लगता है कि मेरी तैयारी जो है एकदम जीरो है, मैंने तो बिल्कुल तैयारी की ही नहीं है, अब मैं क्या करूं, कैसे पढ़ाई करूं, कैसे मेरा जो छुटा हुआ है उसको हम कवर करें, है ना। देखो आपके टाइम में बीच का टाइम आ गया है कि आप चाहे स्कूल है, चाहे आपकी कोचिंग है, कहीं पे भी है, आधे से ज्यादा सिलेबस आपके खत्म हो चुके हैं, है ना, या पूरी सिलेबस ही खत्म हो चुके हैं, अब रिवीजन का टाइम आ गया। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको रिवीजन करना है, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका कहीं ना कहीं छूटा हुआ है, ठीक है। तो उन सभी बच्चे को मैं बता देना चाहती हूँ बेटा, यहाँ पे आप सभी के लिए एक बेहतरीन मौका है। यहाँ पे वरदान 3.0 बैच स्टार्ट हो गई है, ठीक है। इसमें आपका लक्ष्य है 90+, ठीक है, यानी कि इसमें आपका टारगेट क्या है भाई, 90+, और ये भाई अंतिम मौका है, छोड़ना नहीं है। और इसमें जो इस बैच में आपकी जो तैयारी स्टार्ट कराई जाएगी, वो चैप्टर 1 से पूरी तैयारी, है ना, यानी कि चैप्टर 1 आपके क्या है, जैसे आपका चैप्टर 1 क्या है, किसी किसी बच्चे में जीवों में जनन है, किसी किसी में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है, तो जिसमें कट गया है जीवों में जनन, वो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है, जिसमें नहीं कटा उसमें ये चीजें हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे इच्छुक हैं जिस बैच में ज्वाइन होके अपनी जो तैयारी एकदम जीरो लेवल से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप आज ही हमारे बैच में जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए, ताकि आप भी 95+ का या 90+ का जो सपना देखे हो वो सपना साकार हो सके, ठीक है। अब इस बैच में आपको दिया क्या जा रहा है बेटा, यहाँ पे आपके 1 शॉट रिवीजन विथ माइंड मैप है, डेली लाइव क्लासेस है, लाइव डाउट क्लासेस, क्लास नोट पीडीएफ, ऑनलाइन वीकली टेस्ट और स्टडी मटेरियल है। इसके साथ साथ कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर और पिछले 5 साल के पेपर और सभी विषयों को पढ़ाया जाएगा, यानी कि आपके सभी विषय चलेंगे, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, ठीक है, और फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, मैथ हो गया, यही आपके 12th के सिलेबस होते हैं, है ना। यही आपके, अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हो, है आप साइंस के स्टूडेंट हो, तो साइंस के स्टूडेंट में या तो आपका बाकी सारे सब्जेक्ट रहेंगे, बायो होगा, बायो की जगह किसी का मैथ होगा, तो मैथ होगा तो बायो नहीं, बायो होगा तो मैथ नहीं, ठीक, या किसी किसी बोर्ड में दोनों रहता है। तो आप, ये अंतिम मौका है भाई, आप इस बैच में ज्वाइन होकर अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हो। अब आपको इसे जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से जाएंगे, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद इस बैच में ज्वाइन हो जाएंगे, और किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत होती है तो 93057713 और 75 इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी को ले सकते हो, ठीक है। और इसमें आपको इतनी सरल मैम पढ़ाएंगे इस बैच में, ये जो वरदान 3.0 बैच है, इस बैच में आपको इतने सारे सर और मैम, यानी कि 10 लोगों की टीम है भाई, 10 लोग आपको मिलके पढ़ाएंगे। अब 10 लोग पढ़ाने का मतलब कि डेली आपकी 10 घंटे क्या चलेगी, है ना, 10 घंटे लाइव क्लासेस चलेगी। तो अपने आप को 10 घंटे एकदम प्रिपेयर करके आना, क्लास में आना होगा तो अपने आप को 10 घंटे प्रिपेयर करके आना कि 10 घंटे मेरी क्लासेस चलेगी, तो हम 10 घंटे देने के लिए तैयार है। और कम से कम या तो 3 से 4 आवर्स खुद से रिवीजन, या तो 3 से 5 आवर्स खुद से रिवीजन आपने करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 10 घंटे आप पढ़ोगे, बाकी 3 से 4 या 4 से 5 या 3 से 3.5 4 4.5 इतने टाइम आपको रिवीजन पे के तौर पे देना है। मत एक 5 सब्जेक्ट है आपके, मत 1 घंटा दो, लेकिन 40 मिनट दो, 45 मिनट दो, जो आपने एक दिन में पढ़ा है, या आधी घंटा दो, लेकिन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन कौन बच्चा आ रहा है भाई क्लास में, और जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा, ठीक है। चलिए आगे टॉपिक की ओर। शहद का निर्माण करती है, शहद का निर्माण करती है नर मधुमक्खी या ड्रोन, कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी, ए एवं बी दोनों। तो बताइए, शहद का निर्माण करती है, शहद का निर्माण करती है नर मधुमक्खी या ड्रोन करती है, कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी करती है, रानी मधुमक्खी करती है, या ए और बी दोनों। एक चीज बेटा आपने पढ़ा होगा, अगुणित अगुणित एवं द्विगुणित, है ना, अगुणित एवं द्विगुणित में क्या
सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटरमिनेशन की क्रिया आप देखे होंगे। क्या देखे होंगे? सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण, यानी एन एंड 2n में लिंग निर्धारण की क्रिया। ये आप सभी बच्चे पढ़े होंगे, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो बोलेगा कि नहीं हमने तो पढ़ाई नहीं है। ये मैं आपको चैप्टर नंबर 5 में ये चीज मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो क्या है भाई, शहद का निर्माण करती है, जो शहद बनाने का कार्य करती है कौन करती है? नर मधुमक्खी या ड्रोन करती है ना। देखो, या तो मेल मधुमक्खी को, नर मधुमक्खी को हम ड्रोन कहते हैं। कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी, ए एवं बी दोनों। तो बताइए शहद का निर्माण कौन करती है? शहद का निर्माण, भाई जो शहद बनते हैं, शहद का निर्माण कौन करती है? तो बेटा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे बी हो जाएंगे कि कार्यकर्ता या सेवक। कार्यकर्ता या सेवक, कार्यकर्ता या सेवक को हम क्या कहते हैं भाई? हेल्पर। हेल्पर मधुमक्खी जो हो गई ना, वो क्या करती है? शहद का निर्माण करती है। शहद का निर्माण कैसे करती है? देखो, जो ये कार्यकर्ता और जो हेल्पर मधुमक्खी होती है ना, जो हेल्पर बी होती है, ये फर्टिलाइजेशन नहीं करती। ये क्या करती है? कीट पतंगों पे जाती है, ठीक है। ये कीट पतंगों पे जब जाती, सॉरी पुष्पों पे जाती है, जो रंग बिरंगे पुष्प होते हैं उनमें उसके जो दल होते हैं वो लुभावने होते हैं, उन पे रस होते हैं, उस रस को चूसने के लिए वो जाती है और वहां से वो जो रस लेके आती है जिससे शहद का निर्माण करती है, ठीक। अगला, पेनिसिलियन उत्पादित करता है मेटास्पोर, जूस्पोर, म्यूस्पोर एवं ए और सी दोनों। पेनिसिलियम उत्पादित करता है, ये जो पेनिसिलियम है, ये पेनिसिलियम कौन उत्पादित करता है? मिटोस्पोर करते हैं, जूस्पोर करते हैं, म्यूस्पोर करते हैं, या ए एवं बी दोनों करते हैं? तो बताइए पेनिसिलियम उत्पादित करता है, पेनिसिलियम को कौन उत्पादित करता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे ए एवं सी दोनों। ए एवं सी दोनों क्या करते हैं? पेनिसिलियम को उत्पादित करते हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा है जो पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? मधुमक्खी पालन है, कुक्कुट पालन है, मत्स्यिकी पालन है, कार्बनिक खेती है। तो इनमें से कौन सा पशुपालन के अंतर्गत नहीं आता या कौन सा पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? तो बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी बताइए इनमें से कौन सा संलयित नहीं है, कौन नहीं है? तो बेटा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर डी की कार्बनिक जो खेती है वो पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। क्या कार्बनिक खेती पशुपालन में सम्मिलित हो सकती है? बताओ, जो कार्बनिक खेती है वो पशुपालन में सम्मिलित हो सकती है? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो निम्नलिखित में से कौन सा पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी की कार्बनिक खेती। अगला, ट्राइटिकम एस्टिवम जो कि एक हेक्साफ्लोएड गेहूं है उसमें होता है। ट्राइटिकम एस्टिवम गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है वो ट्राइटिकम एस्टिवम जो कि एक हेक्साफ्लोएड गेहूं होता है, ठीक है। हेक्साफ्लोएड गेहूं है उसमें होता है 7 गुणसूत्र होते हैं, 14 गुणसूत्र होते हैं, 30 गुणसूत्र होते हैं, 42 गुणसूत्र होते हैं। बताइए, हेक्सा होते हैं भाई, हेक्सा तो 7 गुणसूत्र, 7, 14, 30, 42 क्या होंगे? 7 होंगे, 14 होंगे, 30 होंगे, 42 होंगे। तो ट्राइटिकम एस्टिवम जो कि एक हेक्साहेप्लाइड गेहूं है उनमें होता है। तो क्या होते हैं भाई? 42 गुणसूत्र होते हैं। कितने होंगे? 42 गुणसूत्र यानी कि 42 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। कितने होंगे? 42 क्रोमोसोम। सुनहरा धान में इनमें से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सुनहरा धान में इनमें से कौन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? थाइमीन, फालिक अम्ल, बीटा कैरोटीन, राइबोफ्लेविन। बताइए, सुनहरा धान में इनमें से कौन सा प्रचुर मात्रा, यानी कि प्रचुर का मतलब होता है ज्यादा, तो कौन सा ऐसा है जो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो थाइमीन है, फॉलिकल अम्ल है, बीटा कैरोटीन है, या राइबोफ्लेविन है। तो बेटा यहाँ पे जो आपका 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी की बीटा कैरोटीन। क्या है? बीटा कैरोटीन। क्या भाई? बीटा कैरोटीन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ताइनचुंग इनमें से किसका गुण है? ताइनचुंग, ठीक है, ताइनचुंग इनमें से किसका गुण है? धान की, गेहूं की, मक्का की, ईख की। तो ताइनचुंग
इनमें से किसका गुण है? धान का है, गेहूं का है, मक्का का है या ईख का है? तो बताइए 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। सभी बच्चे करेक्ट आंसर बताओ कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। बताइए ताइचुंग इनमें से किसका गुण नहीं है? धान का नहीं है, गेहूं का नहीं है, मक्का का नहीं है या ईख का नहीं है? तो यहाँ पर जो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ए, कि धान की नहीं है। क्या है भाई? ये जो धान है ना, जो चावल होते हैं, तो ताइचुंग जो है ये धान का गुण नहीं है। बाकी गेहूं का भी है, मक्का का भी है, ईख का भी है। गेहूं, मक्का, ईख का है लेकिन धान का नहीं है। तो जब आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ताइचुंग इनमें से किसका गुण नहीं है, तो हमेशा याद रखना किसका नहीं है? धान का नहीं है। किसका नहीं है भाई? धान का गुण ये नहीं है। अगला, पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन। देखो मत्स्य पालन को, ठीक है, ये जो मत्स्य पालन है, ठीक, ये जो मत्स्य पालन है, इस मत्स्य पालन को हम क्या कहते हैं? पीसी कल्चर। क्या कहते हैं? पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर यानी जो मत्स्य पालन किससे संबंधित है? जली पौधों से है, जली जंतुओं से है, रेशम कीट से है, लाह के कीट से है। तो बताइए ये जो पीसी कल्चर है, पीसी कल्चर का मतलब मत्स्य पालन का मतलब जहां पे मछलियों को पाला जाता है। जहां पे क्या होता है? मछलियों को पाला जाता है, उसको मत्स्य पालन कहते हैं। तो ये पीसी कल्चर को हम मत्स्य पालन कहते हैं। तो ये किससे संबंधित है? जली पौधों से है, जली जंतुओं से है। ये देखो जली पौधे यानी कि जो वाटर के अंदर, मान लो ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, तो इस वाटर के अंदर क्या है भाई? वाटर के अंदर क्या है? प्लांट है। इस वाटर के अंदर क्या है? प्लांट है। ठीक, क्या हो जाएंगे? इस वाटर के अंदर प्लांट हो जाएंगे। तो जली पौधे से, जली जंतुओं से, रेशम कीट से, लाह के कीट से। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, कि जली जंतुओं से। भाई मत्स्य, मत्स्य में क्या पाले जाते हैं? मछली पाले जाती है। तो ये मछली कहाँ होती है? तो जल में होती है ना। ये कहाँ होगी? ये जो मछलियां होती है ये कहाँ पाई जाएंगी? जल में पाई जाती हैं। तो ये पीसी कल्चर किससे संबंधित है? तो ये जली जंतुओं से संबंधित होता है। किससे होगा? जली जंतुओं से संबंधित होता है। ठीक, अगला, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी बीमारी है जो मुर्गी में होती है? हैजा होती है, बर्ड फ्लू होती है, रानीखेत होती है, इनमें सभी होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी बीमारी है जो मुर्गियों में पाई जाती है? हैजा पाई जाती है, ठीक है, ठीक है। तो हैजा, बर्ड फ्लू, रानीखेत या इनमें से सभी। 17 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कि इनमें से सभी। देखो हैजा हो गया, ठीक है, हैजा, बर्ड फ्लू और रानीखेत सभी होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, कि हैजा भी है, बर्ड फ्लू भी है और रानीखेत भी है। दोनों जो है, तीनों जो है, बीमारी किसकी? मुर्गी की है ना, हैन की बीमारी है। लेगहान इनमें से किसकी एक उन्नत किस्म है? लेगहान इनमें से किसकी एक उन्नत किस्म है? मवेशी की, चूजा की, सुअर की, कुत्ता की। तो बताइए ये जो लेगहान है ये इनमें से किसकी खेती है? मवेशी की है, चूजा की है, सुअर की है, कुत्ता की है। ये किसकी है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो देखो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, की सुअर, चूजा का। क्या होगा? चूजा का। लेगहान इनमें से किसकी एक उन्नत किस्म है? तो ये किसकी है? चूजा की है। किसकी है? चूजा की होती है। किसकी होगी भाई? चूजा की होती है। ठीक, नेक्स्ट, कोकिन इसमें से किसके द्वारा प्राप्त होता है? कोकिन इसमें से किसके द्वारा प्राप्त होता है? रोहू द्वारा, कतला द्वारा, नैनी द्वारा, मंगूर द्वारा। रोहू द्वारा, कतला द्वारा, नैनी द्वारा, मंगूर द्वारा। तो जो कोकिन है ये इनमें से किसके द्वारा प्राप्त होता है? किसके द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है? बताइए, कोकिन इसमें किसके द्वारा प्राप्त होता है? रोहू के द्वारा, कतला के द्वारा या नैनी के द्वारा या मंगूर के द्वारा।
तो बेटा 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ए होगा कि रोहू के द्वारा। ये जो रोहू मछली है, ठीक है, ये जो रोहू मछली होती है, रोहू मछली जो होती है, इनके द्वारा कोकिन, ठीक है, इनके द्वारा क्या होता है, कोकिन प्राप्त होता है, कोकिन प्राप्त होता है। तो क्या लिखोगे, रोहू यानी कतला जो उसके द्वारा क्या होगा भाई, कोकिन यानी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, कोकिन प्राप्त किया जाता है। अगला, जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है, जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है, मृदा का है, पौधों का है, जल का है, जंतुओं का है। जल धारण क्षमता, जल को धारण करने वाली जो क्षमता होती है वो किसके पास है, ये किसका गुण है, ये किसी पौधे का है, मृदा का है, या जल का है, या जंतु का है। तो आप सभी को पता भाई, देखो चाहे छोटा सा जीव हो चाहे बड़ा सा जीव है, ये जो जल धारण करने की क्षमता होती है ये किसमें पाई जाती है, ये किसमें पाई जाएगी, जंतुओं में। तो यहाँ पे 20वीं का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी यानी कि जंतुओं में। तो ये भाई जो हमारा ये अगला चैप्टर था, इस चैप्टर के इतने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर मान लो, देखो मेरी पूरी कोशिश रही है कि हर एक चैप्टर वाइज जो पार्ट आपके चल रहे हैं सभी में लगभग 20 ऑब्जेक्टिव रह रहे हैं, 15 से 20 से या 10 से 12 ऑब्जेक्टिव ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो अगर आप सच में ईमानदारी से तैयार कर लेते हो तो बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, ईमानदारी नहीं दिखाओगे तो अच्छे नंबर से पास होना मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपका काम है कि आप ईमानदारी दिखा रहे हो कि नहीं दिखा रहे हो, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम देखते हैं आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये तो 1 नंबर, ठीक है, ये आपके एग्जाम में कितने, ये आपके एग्जाम में 1 नंबर के आते हैं, है ना। क्वेश्चन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको राइट आंसर चूज करने हैं, इनमें क्या सही है क्या गलत है। सही टिक कर लिया तो 1 नंबर मिल गया, गलत कर लिया तो 1 नंबर कट लिया। लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे होते हैं भाई कि तुमने कुछ सही लिख दिया कुछ गलत भी लिख दिया तो भी एग्जामिनर ये सोचता है भाई चलो टाइम का भाव रहा होगा, या उसको कुछ पता था उसने कुछ तो लिखा। तो अगर नंबर सबसे ज्यादा देखो उठता तो सब्जेक्टिव से उठता है, नंबर अगर ज्यादा उठेगा तो वो सब्जेक्टिव से उठेगा। ऑब्जेक्टिव से कैसे उठेगा, जब आपको सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी उठेगा। तो ऑब्जेक्टिव के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी और थ्योरी आपके हो जाएंगे सब्जेक्टिव। तो चलिए आगे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो देखो, पहला है पीड़क प्रतिरोधी पौधे पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। पीड़क प्रतिरोधी पौधे पे आपने क्या करना है भाई, संक्षिप्त टिप्पणी लिखने हैं कि पीड़क प्रतिरोधी पौधे क्या होते हैं, ठीक है, ठीक। तो पीड़क प्रतिरोधी पौधे पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। देखो पीड़क प्रतिरोधी पौधे का मतलब क्या होता है, देखो परजीवी वे पौधे, ठीक है, क्या होते हैं, इसमें आपको ये होमवर्क है, ये आपको मेरी तरफ से, देखो कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगी और कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगी, कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, ध्यान देना, और कुछ को मैं आपको होमवर्क दूंगी, तो ये आपको करके आने हैं, ठीक है। तो ये पीड़क प्रतिरोधी पौधे पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, ये आपको जो पीड़क प्रतिरोधी पौधे यानी कि इसमें वे परजीवी पौधे आते हैं, ठीक है, क्या आते हैं, बस इतना मैं आपको दे रही हूँ, इसमें आते हैं परजीवी पौधे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम करा दो, भाई मैम कराने के लिए रेडी है, लेकिन पहले तुम भी कोशिश करो, क्या पढ़ाई किए हो, है ना, पढ़ लियो ना, तो कोशिश करो, ठीक है, कुछ करवाऊंगी कुछ आपने देने हैं। अगला, धान तथा गेहूं की दो प्रोन्नत किस्मों के नाम बताएं। धान तथा गेहूं के दो प्रोन्नत किस्मों के नाम बताएं। क्या लिखोगे, धान की प्रोन्नत किस्में साबरमती, जया, बाला कृष्णा, ठीक है। जो धान की प्रोन्नत उन्नत किस्में होती है वो क्या होती है भाई, साबरमती होती है, क्या होगी, साबरमती होती है, जया होती है, ठीक है, साबरमती, जया और बाला कृष्णा होती है, ठीक है। गेहूं की जो उन्नत किस्में कल्याण सोना, सरबती सोनोरा,
लेरमा रोजो और सोनोरा होती है। ये भाई किस्में आपने याद रखनी है कि ये किस्में क्या होती है, ठीक है। इन किस्मों को आपको बहुत अच्छी तरीके से क्या करने हैं, याद रखने हैं कि ये किस्में होती क्या है, कि ये किस्में हम कहते किसे हैं और ये किस्में होती क्या है। तो धान तथा गेहूं की, ठीक है, धान तथा गेहूं की दो प्रोन्नत किस्मों के नाम लिखिए। तो ये आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये आपने आंसर लिख देने हैं, ठीक है। क्या करेंगे, आंसर को लिख देंगे। अगला, 4 शर्करा उत्पादक पौधे के नाम लिखें। 4 शर्करा उत्पादक, शर्करा का मतलब समझते हो, शुगर। 4 शर्करा उत्पादक यानी जो प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस है ना, प्रोड्यूसर जिसको कहते हैं, जो प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसर है, पौधे के नाम लिखिए। तो भाई क्या होता है, गन्ना होता है, गन्ना होता है, चुकंदर होता है, जौ होता है, खजूर होता है। यानी कि अगर आपको गन्ना में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या मिलेंगे, शर्करा यानी शुगर मिलेगा। चुकंदर जो होता है उसमें भी बहुत ज्यादा मात्रा में क्या मिलेगा, चुकंदर शुगर मिलेगा। जौ होता है, जौ में भी मिलता है और खजूर में भी मिलता है, ठीक है। और इन सभी का आपका वैज्ञानिक नाम भी साथ साथ दिया गया है, तो ये आपने तैयार कर लेने हैं। अगला क्या है, अंतः प्रजनन, है ना, इनब्रीडिंग क्या है, अंतः प्रजनन क्या है, जिसको हम कहते हैं इनब्रीडिंग क्या है। तो बताइए बेटा, कोई बच्चा बताएगा कि अंतः प्रजनन क्या है, ये अंतः प्रजनन क्या होते हैं, क्या कोई किसी बच्चे को पता है अंतः प्रजनन कहते किसे है। ये जो अंतः प्रजनन है, तो अंतः प्रजनन क्या है, कोई ऐसा बच्चा जो बता सकता है अंतः प्रजनन, ठीक है, अंतः प्रजनन, ठीक है। अंतः प्रजनन, देखो अंतः प्रजनन का मतलब होता है एक ही प्रजातियों के समान, ठीक है, जंतुओं में प्रजनन कराना, ठीक है। एक ही जातियों के समान लिखोगे क्या आंसर, एक ही जातियों के समान, ठीक है, एक ही जातियों के समान, ठीक है, एक ही जातियों के समान, ठीक है, जंतुओं में प्रजनन कराना, ठीक है, समान जंतुओं प्रजनन, ठीक है, प्रजनन कराना, अंतः प्रजनन, अंतः प्रजनन यानी कि इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग, तो इनब्रीडिंग कहलाता है, कहलाता है। क्या लिखा आपने कि एक ही जातियों के समान जंतुओं में, ठीक है, एक ही जातियों के समान जंतुओं में प्रजनन कराना अंतः प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाएगा, अंतः प्रजनन कहलाता है। और इस प्रकार के प्रजनन करने से हमें शुद्ध नस्लें प्राप्त होती है, ठीक है। और इस प्रकार से, ठीक है, क्या होगा, और इस प्रकार से प्रजनन, ठीक है, इस प्रकार प्रजनन कराने से, इस प्रकार प्रजनन कराने से हमें शुद्ध नस्लें, है ना, नस्लें का मतलब है ना संतति जो होती है भाई, जो हमारी संतति आ रही है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, सो शुद्ध नस्लें प्राप्त होती है, ठीक है, क्या होंगी, शुद्ध नस्लें प्राप्त होती हैं। यानी कि एक ही जातियों के समान जंतुओं में प्रजनन कराना अंतः प्रजनन यानी कि इनब्रीडिंग कहलाता है।
अंतःप्रजनन क्या है? तो एक ही जातियों के समान जंतुओं में प्रजनन कराना क्या कहलाएगा? अंतःप्रजनन, यानी कि इनब्रीडिंग कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई? इनब्रीडिंग कहलाता है। और इस प्रकार का प्रजनन कराने से हमें शुद्ध नस्लें प्राप्त होती हैं। एग्जाम्पल जैसे क्या देखोगे? मोरनी, ठीक है, मेरिनो भेड़ का प्रजनन स्पेन में उत्तम, ठीक है, स्पेन में उत्तम ऊन उत्पन्न करने के लिए, ठीक। एग्जाम्पल जैसे क्या हो जाएगा? मेरिनो भेड़। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल मेरिनो भेड़। ये भाई मेरिनो भेड़ क्या है? ये जो मेरिनो भेड़ है ना, ये क्या था? ये उत्तम ऊन प्राप्त करने के लिए इसको क्या कराया गया? 170 वर्ष तक, ठीक है, कितने वर्ष तक? 170 वर्ष तक क्या कराया गया? अंतःप्रजनन कराया गया, ठीक है। तो ये है अंतःप्रजनन। तो अंतःप्रजनन में आपने क्या लिखा? एक ही जातियों के समान जंतुओं में प्रजनन कराना अंतःप्रजनन कहलाता है। और इस प्रकार का प्रजनन कराने से हमें शुद्ध नस्लें प्राप्त होती है। इस प्रकार का जब हम प्रजनन कराएंगे तो इस प्रकार के प्रजनन से हमें क्या होगी? शुद्ध नस्लें प्राप्त होती है। अगला, कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन को क्या कहते हैं भाई? मुर्गी पालन से आप क्या समझते हैं? बताइए। कुक्कुट पालन जिसको हम कहते हैं मुर्गी पालन, तो आप मुर्गी पालन से आप क्या समझते हैं? अब आपको यहाँ पे बताना है कि जो कुक्कुट पालन होता है, जो मुर्गी पालन होता है, इससे आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये आपने कुक्कुट पालन यानी मुर्गी पालन से आप क्या समझते हैं? अब आपको इसके आंसर लिखने भाई। मुर्गी पालन, कि ये जो मुर्गी पालन है, इस मुर्गी पालन से आप क्या समझते हैं? तो मैं स्टार्टिंग में ही बोल दी भाई, कुछ क्वेश्चन आपको बताने हैं, कुछ मैं आपको बताऊंगी। अब ये नहीं कहना मैम सॉल्व करके दे दो। भाई तुमने 4 महीने 6 महीने जो भी 2 महीने 3 महीने पढ़ाई करी है, तो तुम्हारे पास अच्छा खासा नोट्स होगा कि नहीं होगा, है ना? या तुम जो पढ़ाई की हो, जो समझे हो, थोड़ा लिखने की तो कोशिश करो, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका के संक्षेप में व्याख्या कीजिए। ये जो मानव कल्याण है, तो मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका का संक्षेप में क्या करने हैं? वर्णन करने हैं। ये भी आपको होमवर्क है, ठीक। इसके बाद आता है जैव पेटेंट किन किन के लिए दिए जाते हैं? जो जैव पेटेंट होता है, जैव पेटेंट किन किन बातों के लिए या किन किन के लिए दिए जाते हैं? तो उत्तर में क्या लिखोगे? सूक्ष्म जीवों के विभेद के लिए, कोशिका क्रम के लिए, पौधे एवं जंतुओं के आनुवंशिकता रूपांतरित विभेद के लिए, डीएनए क्रमों के लिए, डीएनए क्रमों तथा कोडित प्रोटीनों के लिए, विविध टेक्नोलॉजी प्रक्रियाएं, उत्पादन प्रक्रियाएं, उत्पादन एवं उत्पादों के अनुप्रयोग के लिए। तो जैव पेटेंट किन किन के लिए दिए जाते हैं? तो ये आप आंसर में इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, तो आंसर में आप सभी को क्या कर देने हैं? लिख देने हैं कि सभी के लिए जो जैव पेटेंट होते हैं ये दिए जाते हैं। फिर इसके बाद आता है भाई मौन, यानी मौन को देखो, मधुमक्खी देखो, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा मौन पालन से आप क्या समझते हैं, है ना? तो ये मुझे लगता है बेटा, ये आपको क्या समझते हैं, ये अपने अपने आप को सुझाव को लिखना है। तो ये आई होप कि आप सभी बच्चे इसको कर लोगे, ठीक है, क्योंकि आप क्या समझते हैं ना, आपके अपने जो मत होते हैं ना, जो सुझाव है आपको वो देना आपने। तो आप थोड़ी, इतने तो बड़े हो गए, उतने तो पढ़ ली, इतना कर सकते हो, ठीक है। मैं करा देती, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को चेक करो ना, देखो ना कि तुम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अब 12th लेवल में चले गए, 12th पास करके तुम ग्रेजुएशन लेवल में जाओगे, तो थोड़ी सी तो अंदर मेच्योरिटी होनी चाहिए, इसलिए। बाकी मैं करा सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि किसी किसी बच्चे का आ जाएगा मैम अगर हम कर लेते तो पढ़ने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल ये बात सही है कि तुम कर लेते तो पढ़ने की बात है, लेकिन कोशिश तो करो ना। कोशिश करने वालों की कभी हार होती है? नहीं होती ना, तो करो। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा भाई? वाइटेल इंडेक्स क्या है और इसे ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। वाइटेल इंडेक्स क्या है? वाइटेल इंडेक्स क्या है और इसे ज्ञात करने के सूत्र लिखिए। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा भाई कि जो वाइटेल इंडेक्स क्या है और इस वाइटेल इंडेक्स को ज्ञात करने के सूत्र क्या होते हैं। तो आपको यहाँ पे इसके सूत्र को बताना है, ठीक है। क्या करना है आपको? सूत्र को बताना है। इसके बाद हरित क्रांति पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये हरित क्रांति क्या होती है, ठीक है। हरित क्रांति पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखे कि ये हरित क्रांति क्या होती है, ठीक है। तो ये बेटा जो मैं आपको जितने भी दे रही हूँ ये थोड़ा सा आप लिखने की कोशिश करना, नहीं आएगा तो फिर मैं तो बताने के लिए हुई,
ठीक। फिर मत्स्य पालन से आप क्या समझते हैं, भोजन की सुधार एवं गुणवत्ता, पीड़क प्रबंधन, और इस सूक्ष्म प्रजनन से आप क्या समझते हैं, और सूक्ष्म प्रजनन के लिए विधियों को लिखें। ये जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको बेटा होमवर्क के तौर पे दे रही हूँ, ठीक है, क्या है, होमवर्क के तौर पे है, और आप सभी बच्चों को इन सारे क्वेश्चन को करने हैं। आपको ये बच्चा नहीं बोलेगा नहीं मैं आप कराओ आप कराओ आप कराओ, बेटा मैं कराने के लिए रेडी हूँ, मुझे कराने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर एक क्वेश्चन मैं कराई हूँ। ये चैप्टर आपके इजी है। इजी क्यों है, जैसे ये हमारे आसपास है, कुछ ही ऐसे बच्चे होंगे जिसके घर गाय भैंस नहीं होंगी, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास गाय भैंस नहीं होंगी, या नहीं भी होंगी तो वो गाय भैंस में क्या होता है, या मुर्गी पालन कैसे किया जाता है उसको नहीं पता, या मछलियों का पालन कैसे किया जाता है वो नहीं पता है। तो ये सारी चीजें हमारे आसपास हो रही है ना। ये खाद्य उत्पादन में वृद्धि का क्रांति भी भाई ऐसा चैप्टर है जो ये चीजें हमें भले हमारे घर नहीं हो रही हो, भले हमारे घर पे नहीं हो रही है, लेकिन ये हमारे आसपास होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे ये आज के जो क्लास के जितने भी क्वेश्चन है आप कर लेंगे। हाँ, नहीं कर पाएंगे तो आप कमेंट में कमेंट करना कि नहीं मैम हम नहीं कर सकते, तो फिर मैं कराने के लिए रेडी रहूंगी। लेकिन ये मैं आप पे छोड़ूंगी, और मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है कि सभी बच्चे कर लेंगे। ठीक, ये मुझे आप पे भरोसा है, और इस भरोसे को तोड़ने मत देना। फिर से वापस से बता देना चाहती हूँ भाई, जितने बच्चे अभी लेट ज्वाइन हुए हैं और जिनकी मेरे साथ पहली क्लास है, जिनको ये बात नहीं पता है, तो वापस से सुन लो भाई, अंतिम मौका है आपका बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस लाने के लिए या 90 प्लस लाने के लिए। तो ये बैच स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, 1-2 दिन में वरदान 3.0 बैच। इसमें आप जुड़ के बहुत छोटी सी अमाउंट में फीस है, बहुत ज़्यादा आपसे फीस नहीं ली जा रही है, बहुत छोटी सी अमाउंट में आप उसको पे कर सकते हो। कोई दिक्कत है पे करने में, कुछ की दिक्कत है तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी भाई बात कर सकते हो कि नहीं नहीं मुझे यहाँ ना ऐसे प्रॉब्लम है, मैं जुड़ना तो चाहता हूँ लेकिन मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो भाई बात तो भी तो कर सकते हो, उसके लिए आपकी समस्या का भी समाधान तो किया जाएगा, है ना। कोई भी ऐसी समस्या नहीं होती जिसका समाधान ना हो। तो डेली लाइव क्लासेस है, लाइव डाउट क्लासेस है, क्लास नोट पीडीएफ है, ऑनलाइन वीकली टेस्ट है, स्टडी मटेरियल है, ठीक है, और कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल का पेपर और सभी विषय पढ़ाया जाएगा, यानी हिंदी इंग्लिश, ठीक है, हिंदी इंग्लिश हो गया, फिजिक्स मैथ हो गया, केमिस्ट्री बायो हो गया, और इतने सर और मैम आप लोगों को पढ़ाएंगे। एक चीज मैं आप सभी को बता दो भाई, जब इतने सर और मैम आपके लिए रेडी है पढ़ाने के लिए, हाँ ना, जी जान आपके लिए लगाने के लिए रेडी है, मेहनत करने के लिए रेडी है, तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप भी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि ये जो लोग आपको पढ़ाएंगे ये खुद के लिए नहीं करेंगे ना, ये बोर्ड एग्जाम देने नहीं जाएंगे, बोर्ड एग्जाम आप देने जाओगे, रिजल्ट आपका अच्छा आएगा और नाम आपका होगा। हाँ, जब आपका नाम होगा तो खुशी हम सबको होगी, ठीक है। तो ये कर लो, और साथ साथ तुम अच्छे नंबर से आप पास हो जाते हो तो आपके मम्मी पापा का भी नाम होगा। तो कितने कंडीशन से, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, कुछ ऐसी फैमिली होती है, कुछ ऐसे माँ बाप होते हैं जो बहुत स्ट्रगल करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हम बच्चों का कर्तव्य होता है भाई कि जब हमारे पेरेंट्स हमें स्ट्रगल करा के पढ़ा रहे हैं तो हम उनके जो विश्वास है, जो उनकी एक उम्मीद है हमसे, हम उनकी उम्मीद पे खरे उतरे। ठीक, समझ आ गई बात। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में भी होगी हमारी इसके आगे की टॉपिक, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे को ये क्लास समझ में आई होगी, और जो मैं आपको ये करने के लिए दी होमवर्क पे ये भी आप करके आओगे, ठीक है। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।